अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत ने आते ही पेट्रोल 17.5 रुपए फी लीटर मजीद महंगा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह बताई जा रही है वो है इंटरनेशनल मार्केट में यानी बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत का बढ़ना। जो खाम तेल $86 फी बैरल मिल रहा था उसकी कीमत बढ़कर $91 फी बैरल हो गई है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। इस हिसाब से 1 लीटर तेल की कीमत हुई $0.5 या 50 सेंट। $1 की कीमत है 300 पाकिस्तानी रुपए। इस हिसाब से 1 लीटर खाम तेल 150 पाकिस्तानी रुपयों में मिलता है। फिर इस खाम तेल को रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने पर जो लागत आती है इसके बाद 150 रुपए लीटर वाले खाम तेल की एक्स रिफाइनरी कीमत 218 रुपए 32 पैसे हो जाती है। इसके बाद हुकूमत 1 लीटर तेल पर 55 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वसूल करती है। इसके साथ साथ इनलैंड फ्रेट एक्विलाइजेशन मार्जिन यानी दूर दराज इलाकों में पेट्रोल पहुंचाने पर आने वाले अखराजात की मद में ₹2.63 वसूल किए जाते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ₹6 फी लीटर मिलते हैं। डीलर्स को ₹7 फी लीटर मार्जिन दिया जाता है। यह कुल मिलाकर तकरीबन ₹70 बन जाते हैं। अवाम जब ₹290 लीटर पेट्रोल खरीदेगी तो इसमें से ₹55 हुकूमत की जेब में जाएंगे। ₹15 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स को मिलेंगे। पेट्रोल पर तो सिर्फ एक टैक्स है, बिजली के बिलों पर तो सारिफ से 9 किस्म के टैक्स लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले 1 से लेकर 1.5% तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल की जाती है। फिर 17% जनरल सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है। पीटीवी लाइसेंस फीस की मद में घरेलू सारिफ से ₹35 और कमर्शियल सारिफ से ₹60 लिए जाते हैं। बिजली के हर यूनिट पर 43 पैसे एफसी चार्ज की मद में काटे जाते हैं। इसका मतलब होता है कि फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज, बहुत ही सादा अल्फाज में समझें तो बिजली के इस तमाम निज़ाम को बनाने और चलाने में जो अखराजात हो रहे हैं और फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज की मद में सारिफ से वसूल किए जा रहे हैं। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी पैसे वसूल किए जाते हैं, यानी बिजली दरामदी ईंधन से बनती है। इस ईंधन की कीमत में माहाना बुनियाद पर जो भी इजाफा होता है वो सारिफ से वसूल किया जाता है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ कोई जो है वो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में भी रकम वसूल की जाती है। अगर कोई सारिफ एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक टैक्स ना दे रहा हो तो इसे 5 से लेकर 17% तक एक्स्ट्रा टैक्स काटा जाता है। जिन कमर्शियल सारिफीन के पास सेल्स टैक्स रिटर्न नंबर ना हो इन पर 3% जो है वो फर्दर टैक्स यानी इजाफी टैक्स लगाया जाता है। टैरिफ के हिसाब से इनकम टैक्स भी बिजली के बिलों में वसूल किया जाता है। कमर्शियल सारिफीन 20,000 रुपए तक बिल में 5% सेल्स टैक्स देते हैं और 20,000 रुपए से ज्यादा पर 7.5% सेल्स टैक्स देते हैं। गैस बिलों की मद में भी 17% जनरल सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है। बिलों पर टैक्सों की इस भरमार से नाज़रीन अवाम बिलबिला उठे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या, वो क्या कहते हैं, ये सुनिए। हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। 20 रुपये तूने महंगा कर दिया पेट्रोल। कहाँ जाएं ये टक्शे वाले कहाँ जाएं? ओ जनाब की दसिए पेट्रोल महंगा की हो गया, साड़ी ते जिंद जान दी चली गई। 300 का तेल पवा लिया, की करा मैं ते मेरा दिल करे अपने आप को खुदकुशी कर लवा, मार लवा। हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत का क्या है? हुकूमत तो बैठ के बस कह देती है जी पेट्रोल महंगा कर दो। 20 रुपये रात का महंगा कर दिया। तुझे नजर नहीं आ रहा तो 20 रुपये तूने महंगा कर दिया पेट्रोल। कहाँ जाएं ये टक्शे वाले कहाँ जाएं? 200-300 रुपये 400 रुपये कमाते हैं, बच्चों के दूध लेके जाएं या अपना यानी कि क्या करेंगे? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। जो आता है जो चीनी महंगी कर दी है, कल रात की चीनी भी महंगी है। वो भाई सही कह रहे हैं कि रात को चीनी कुछ और होती है, सुबह कुछ और होती है। आटा महंगा कर दिया, आटा कहीं मिल नहीं रहा। इंसान कहाँ जाए? सारे परेशान हैं। हम अकेले तो सारी पेट्रोल में रात को महंगा कर दिया। 300 लीटर पेट्रोल कर दिया। बताएं इनको, ये कोई बात है करने वाली? रात 12 बजे पता चल रहा है जी पेट्रोल महंगा हो गया जी। तो इंसान परेशान है, हम परेशान कहाँ जाए? मरीज तो खाने के पैसे नहीं है, वो बेचारे कहाँ से दवाइयाँ लें? वो रोड के ऊपर मर रहे हैं। अभी 2 बंदे यहाँ पे रात कल मरे हुए पड़े हुए थे। क्या जी किसी को फालिज हो गया, कोई गिरा पड़ा हुआ था यहाँ पे, सारे मर रहे हैं। दवाइयों के लिए पैसे ही नहीं है। हॉस्पिटल जाओ तो वो कहते हैं जी दवाइयाँ ही नहीं है जी, पर्चियाँ ही नहीं है जी, कोई हुकूमत ही नहीं है, कोई बेड़ा निज़ाम ही इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। हर इंसान, सारे इंसान परेशान हुए हैं। कहाँ जाएँ? इस सब बस ये नाहल हुकूमत है। तो अब आप ये देख लें पिछली हुकूमत का हाल भी, इस हुकूमत का भी हाल। हमें नहीं लगता कि कोई तब्दीली आएगी अब मज़ीद। अब रात को ही उन्होंने जो 12 बजे बताया पेट्रोल महंगा हो गया, तो गरीब आवाम जो है वो देखे ना, वो तो खुदकुशियाँ करने पे हैं। लोग परेशान हैं, इस कदर महंगाई है।
कि हर बंदा ही, चाहे कोई अब मिडिल क्लास तबका सबसे ज़्यादा जो है वो पीस रहा है। क्योंकि किचन नहीं चल रहे, इतनी महंगाई हो गई कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। क्या समझे, हर चीज़ तो महंगी करते जा रहे हैं। आप ये देखें 290 रुपये पेट्रोल हो गया, 300 ही हो गया ना। 300 तो वैसे ही रिजर्व मोटरसाइकिल में चला जाता है। तो गरीब आदमी, अब ये मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ, तो ये मेरे बड़े भाई हैं, मैंने पूछा को बिस्मिल्लाह की है, सुबह के आप आए हुए हैं 9:30-10 में, वो कहते हैं जी अभी तक कोई कस्टमर पूछने नहीं आया, खरीद लेना तो बाद की बात है, को पूछने नहीं आया। अब ये ज्वेलरी वाले भाई बैठे हैं, इन्होंने अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की है। मेरी भी दुकान है नारगली में, बानो बाज़ार के अंदर है, इधर भी हैं। हालात इतने हैं कि भाईजान हफ्ते में 1-2 दफ़ा हमारी दुकानें बड़ी हैं, ये तो बेचारे यहाँ बैठे हैं ना, हफ्ते में 2 दिन बिस्मिल्लाह कर लें तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त सफ़ेद पोश आदमी अपनी इज़्ज़त बचा ले तो बड़ी बात, इज़्ज़त नहीं बचा सकता जो हालात हैं, क्या समझे हैं। तो गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं, वो बस अपना IMF से जो मुआहदे हो रहे हैं, ठीक है जी ये कर दो वो कर दो, वो तो अंदर बैठे हैं एसियों के अंदर। ये देखो क्या हालात हैं, बुरे हालात हैं हबस के अंदर। अब इनकी उम्र तो नहीं 80 साल से ऊपर हैं, दरोगा वाले से आते हैं बेचारे सुबह, पहले 100 रुपये 120 में मोटरसाइकिल वाला लेता था, अब 250 रुपये दे के आते हैं, 250 दे के जाते हैं, 500 रुपया किराया दुकान का अलग है। तो ये तो बेचारे किराया नहीं निकाल सकते दुकान का, मजबूरी की हालत में आ रहे हैं कि चलो बच्चों के लिए कोई रोज़ी मिल जाए तो ले जाएं। आप ये सामने मार्केट देखें, बख्शी मार्केट है कितनी बड़ी, मेन अनारकली देखें, कोई कस्टमर नज़र आ रहा है आपको? ये दुकानदारों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ग्राहकों की नहीं खड़ी हुई। 400 का भी ऑर्डर आएंगे, मजबूरी है भाई, क्या करें। इन्होंने तो जो 16 महीने में आवाम का बुरकस निकाल दिया है। कहते हैं कि जी हम महंगाई कम करेंगे। तो छोटे मियाँ साहब ने खबरों में कहा था मेरे पास अलादीन का चिराग है जो मैं महंगाई कम कर दूँ। और भाई जब अलादीन का चिराग तेरे पास नहीं था तो आपने पहले आवाम को सबर पाक क्यों दिखाया? अच्छी भली उसकी हुकूमत चल रही थी, इतनी महंगाई तो नहीं थी, लोग कोरोना में सर्वाइव कर गए थे, लोग खा रहे थे, ना इतनी महंगाई थी। इन्होंने तो आगे बिल्कुल बेरागरा कर दिया और भाग गया। मतलब बड़े मियाँ आ रहे थे, भाई की हुकूमत में नहीं आया तो अब कहाँ से आएगा? और छोटे मियाँ भी चले गए बाहर मशावरत करने, भाई इनकी मुशावरतें चल जाएंगी, आवाम का महंगाई ने बुरकस निकाल दिया है। ये तो हाल है इन लोगों का। हम तो कहते हैं अल्लाह पाक को खमीनी जैसा बंदा है जो सुबह लेकर शाम तक लोगों को ज़िबा करे, और जो करप्ट लोग हैं ताकि उनको पता चले। तो जहाँ पर तो आवाम जो है ना बेचारी वो पिस रही है। मैं लंदन रह के आया हूँ 8-10 साल, वहाँ के हुक्मरान जाग रहे हैं, आवाम सो रही है, और यहाँ के हुक्मरान जो सो रहे हैं आवाम चीखें मारी हैं महंगाई से। में रह क्या हो सकता है जी, आवाम तो पहले मरी हुई है बेचारी, ये ऊपर से एक और पार्ट नाम गिर गए, हद हो गई, यानी कि अखीर हो गई है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। वो सारे तो बाहर भाग गए हैं, खैर से महंगाई ने छोड़ दी है, या वो घी की साइड पे आती हैं या तेल की साइड पे आती हैं, किसी न किसी साइड पे उन्होंने कुछ ना कुछ करना ही होता है, हर हाल में करना होता है। गरीब आदमी तो बिल्कुल ही यानी कि बेबस है, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। कारोबार अल्लाह का शुक्र है, खाना पीना हो रहा है फ़िलहाल, लेकिन हालात जो है ना, यानी किराया नहीं पूरा होता, ये हिसाब लगाना आप हिसाब लगाएं, यहाँ किराया नहीं पूरा होता, कारोबार का यही हालात है, बिल्कुल मार्केट डाउन पड़ी हुई है, यानी 3-4 घंटे 5 घंटे हो गए कोई गाड़ी नहीं की। हम तो पिसके रह गए हैं, कुछ तो पहले ही हम जो है मरे हुए थे। हमसे तो जो है सवारी 5 रुपये ज़्यादा मांग लें, 10 रुपये ज़्यादा मांग लें तो वो हमारे गले को पकड़ लेती है। और अब जो है 30 रुपीज़ और बढ़ा दिए, 20 रुपीज़ और बढ़ा दिया है। और अब हम क्या करें ये समझ, पहले हम तो फाकों पे हैं। और बिलीव करें, आई स्वेयर कि आप बिलीव करें कि हम 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम खाना शुरू कर दिया है। और अब पता नहीं क्या बनेगा हमारा, क्या पेट्रोल और महंगा, और सुबह से जो है खड़े सवारियों के इंतज़ार में, वो भी क्या करें, किराया इतना है कोई भी जो है अफोर्ड नहीं करता। और ये पेट्रोल ने तो जो है अभी चीज़ें और तूफ़ान आएगा, एक हर चीज़ में जो है वो अब बढ़ना है। अब गरीब आदमी क्या करे, ये समझ से बाहर है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੀ ਦਸੀਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ, 291 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈਏ, ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਸੀਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਸੀਨਾ। सुबह से लगे उन तक मैं 300 रुपया कमाया, 200 का चलान हो गया मेरा, ठीक है, 200 रुपया अड्डे वाले ने ले लिया, 300 का तेल पवा लिया। की करा मैं ते, मेरा दिल कर अपने आप को खुदकुशी कर लवा, मार लवा, तो हुकूमत के घाटे पै जावा बस। मेरा तो चलना वा ते रावी दे, देखो रक्षा स्टार्ट करने लगा वा, सीधा ही रक्षा ही जा रहे रावी दे विच। हुण रक्षा भी तो मैं भी जाके सो जाएंगे, नहावांगे तो ना कमावांगे। उन्होंने कहा तुहाडी मेहरबानी है, जेह्ड़े नवाज शरीफ ने इमरान खान ने उन्होंने अंदर कर दिता है, शहबाज शरीफ ने अंदर करवाओ।
उनका ਤੁਸੀਂ तेल इन्ना महंगा कर दिता है। ਇਹ देखो साढ़े पसीने दाने निकल आने गर्मियों के बीच। देखिए जी, मुल्क के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ लेवल पर नहीं है, चाहे खाने की है, चाहे पीने की है, चाहे खुराक है, सब्ज़ी है, आटा है, चीनी है, घी। आप बता रहे कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। अब रात की LPG बढ़ा दी उन्होंने, पेट्रोल वो बढ़ा दिया उन्होंने। अब आम किधर जाए, खाना खाए, रोज़ी कमाए, 400-500 के मजदूर हम सारा दिन मेहनत करते हैं, शाम को बस 400-500 में बचता है, उसमें हम पेट्रोल डुलाएं, CNG डुलाएं, जो घर खर्चा पूरा करें। हुकूमत से हमारी अपील है कि खुदाया हमें रहम किया जाए, नहीं तो हम अपना घर के बच्चा भेज देंगे, अपना घर छोड़ चले जाएंगे। जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, खुदाया इस मुल्क में रहम करें। आपकी बहुत मेहरबानी। हम यश बादशाह से अपील करते हैं, ज़िला पंजाब से अपील करते हैं कि हमारी तरफ देखें कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। ना तो हमें कोई खाना मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है, आटा लेने आटा नहीं मिलता, घी लेने घी नहीं मिलती, चीनी 150 पहुँच गई है, और रोटी वो इतनी महंगी है, नान इतना महंगा है, हर चीज़ महंगी है। तो खुदाया पेट्रोल पे कंट्रोल करें, ये हर बंदे की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है पेट्रोल। अगर पेट्रोल होगा तो हम जाएंगे तो आएंगे, नहीं तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि गरीबों के साथ रहम किया जाए। आप लोगों ने रात को पेट्रोल महंगा कर देते हैं, गरीब आवाम कहाँ जाए। हम लोग परेशान हैं, रिक्शों का किराया नहीं अफोर्ड करते, लोग हम रिक्शा नहीं चला रहे हैं और जलील हो रहे हैं सड़कों पे। रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, तब जाके 500-600 बचता है, वो हम अपने बच्चों को खिलाएं, कहाँ जाएं। ये आप लोगों से अपील है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए, आवाम को सहूलतें दी जाए। आपने कहा था कि हम पेट्रोल का वो कार्ड बना के देंगे रिक्शे वालों को, कोई चीज़ नहीं मिली। सियासतदान जो थे हमारे मुल्क के साथ गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे अब देख लें, अफगानिस्तान में 90 रुपये का डॉलर है, पाकिस्तान में 320 का है। अफगानिस्तान को आज़ाद करवाने वाले पाकिस्तानी हैं और उनमें इतनी महंगाई है, और वो अफगानिस्तान में जो था सस्ता काम है सारा, ठीक है। अब ये इनकी नाअहली है। जो बंदा सच बोलता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, ठीक है। चीनी भी महंगी हो रही है, हर महंगाई। अब ये देखें, ये लंडा बाजार है, इधर लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। शॉपिंग करने के लिए क्यों नहीं आ रहे, महंगाई है, ठीक है। अब परसों आपको पता चला कि 2 रुपये 2.5 रुपये फिर जो था महंगा कर दिया उन्होंने ये बिजली, ठीक है। तो इस तरह तो गुजारा मुश्किल से होगा। हमारी अपील है गवर्नमेंट से, पाकिस्तान आर्मी से, कि ये मुल्क के बारे में सोचें प्लीज़, और इसको जो है बेहतर तरीके की तरफ लेकर जाए। मेरी और मेरी टीम की हमेशा से कोशिश रही है कि आपको, देखने वालों को, आवाम की आवाज़ सुनाएं, आवाम से करीब तर लेकर आए। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, ख़ास तौर पे जो आवाम से हम जाके बात करते हैं ना, ये हुक्मरानों के लिए होता है। जितने दूर, जितने डिस्टेंट हमारा ये हुक्मरान तबका आवाम से है, उनके कानों तक शायद ये गूंजें पहुंचती भी ना हो। इसलिए हर दफ़ा हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कोई ना कोई सेगमेंट ऐसा ज़रूर रखें जहां बराह रास्त आवाम से बात की जाए। और अगर आपने इनकी बात सुनी है गौर से, इनकी आवाज़ में एक दर्द था। ये दर्द अगर उन ऐवानों तक पहुंचे कि जो इनकी किस्मत के फैसले करते हैं वो लरस के रह जाएं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये लोग आवाम से डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे। गुजरी है जो इन पे रकम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। किए जाते हैं बड़े बड़े ख्वाब, बेचे जाते हैं, जबकि हकीकत एक पानी का बुलबुला साबित होती है। पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि रूस से सस्ता तेल खरीदने का मुआहदा कर लिया गया है। ये उम्मीद दिलाई गई कि रूसी तेल आएगा तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी। यानी यूं कहा जा रहा था कि जैसे पेट्रोल की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। फिर यह खबर आई कि रूस से जो तेल आया है इससे पेट्रोल कम और फर्नेस ऑयल ज्यादा बन रहा है। यह खबर भी आई कि पाकिस्तान रिफाइनरी ने रूसी तेल लेने से ही इनकार कर दिया और इसकी दरामद रोक दी गई है। लेकिन अब पाकिस्तान रिफाइनरी की जानिब से इस खबर की तरदीद कर दी गई है और एलामिया जारी किया गया है कि बेहतर कारोबारी शराइत पर तेल मिला तो दोबारा रिफाइनिंग की जाएगी। जिस वक्त रूस से तेल लेने की डील की जा रही थी उस वक्त तेल सस्ता होने के दावे थे, लेकिन वो दावे बस ख्वाब और शराब साबित हुए। आज पेट्रोल 17.5 रुपए मजीद महंगा हो चुका है। इसी तरह यह दावा भी किया गया कि चनियोट में सोने, चांदी और तांबे के ज़खायर निकल आए हैं और ये ज़खायर इतने ज्यादा है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ऊपर फसलें उगी हुई हैं और नीचे से सोना निकल रहा है। पूरे मुल्क को, पूरी कौम को मुबारक हो। क्या देखा मैंने? उसमें लोहा देखा है, उसमें तांबा देखा है, उसमें सोना देखा है और उसमें सिल्वर देखा है। एक दफा ऊपर से कशमोल को नीचे फेंक देंगे ताकि आइंदा कभी कशमोल इस्तेमाल करने की नौबत ना आए। नाज़रीन, पाकिस्तान के मसाइल तो वहीं के वहीं हैं बल्कि मजीद बढ़ चुके हैं, लेकिन इस ऐलान के 8 साल बाद भी सोने, चांदी और तांबे के ज़खायर का कुछ पता नहीं। इसी तरह के ख्वाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी दिखाए थे जब वो वजीर आजम बने थे। बताया था कि ज़ेरे समंदर तेल और गैस के बहुत ही बड़े ज़खायर मिल चुके हैं। गैस तो इतनी ज्यादा मिली है कि आइंदा 50 साल के लिए पाकिस्तान की जरूरियात पूरी करेगी। फिर बाद
बाद में बताया गया कि वो गैस तो लीक हो गई। हुक्मरानों के दावे तो ये भी हैं कि लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, लेकिन ये अंधेरे खत्म करने के लिए वो पावर प्लांट लगाए गए जो दरामदी ईंधन पर चलते हैं, जिनसे बिजली बनाने के लिए पाकिस्तान तवानाई इंपोर्ट बिल पर हर साल 27 अरब डॉलर्स खर्च करता है। जिन पावर प्लांट्स की बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, हुकूमत हर साल अरबों रुपए इन्हें कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में देती है, जिनकी वजह से बिजली के शोबे में गर्दशी कर्जा 2000 अरब से भी बढ़ चुका है। एक ख्वाब नंदीपुर पावर प्लांट की सूरत में भी दिखाया गया। इस मंसूबे पर 57 अरब रुपए खर्च हुए थे। मंसूबे की मशीनरी फर्नेस ऑयल के लिए डिजाइन की गई थी और इसे गैस पर भी चलाया जा सकता था, लेकिन इंजीनियर्स ने इसे क्रूड ऑयल पर चलाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 56 अरब रुपए की टरबाइन सिर्फ 5 रोज बाद चलने के बाद तबाह हो गई। इसी तरह का ख्वाब कायद-ए-आज़म सोलर पार्क का भी दिखाया गया। यह मंसूबा बहावलपुर में लगाया गया था। कहा गया था कि इससे 1000 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी, लेकिन बीबीसी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का ख्याल ही नहीं रखा गया कि सोलर पैनल्स को गर्द से महफूज कैसे रखा जाएगा। इस वजह से यहां से 1000 मेगावाट की बजाय सिर्फ 400 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। अंधेरे खत्म करने के ख्वाब दिखाते दिखाते मुल्क को गर्दशी कर्जों, इंपोर्ट बिल्स और कैपेसिटी पेमेंट्स के चुंगल में फंसा दिया गया। का ख्वाब सिविलियन बालादस्ती का भी दिखाया गया, वोट को इज्जत देने का भी दिखाया गया। फिर ख्वाब दिखाने वालों ने सिपा सालार की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की कानून की हिमायत की और इसके बाद वोट को इज्जत देने का नारा भी किताबी करार पाया। फरोशी भी की गई कि अगर 2 अरब ममालिक ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का साथ न दिया तो पाकिस्तान इस्लामी ममालिक का एक मुतबादिल ब्लॉक बना लेगा। पाकिस्तानियों को 200 अरब डॉलर वापस लाकर तमाम कर्जे उतारने के ख्वाब भी बेचे गए। 1 करोड़ घर बनाने और 25 लाख नौकरियां देने के ख्वाब भी बेचे गए। मसला यह नहीं कि हमारे सियासतदान ख्वाब फरोश निकले, मसला यह है कि ख्वाब फरोशी का सिलसिला अब भी जारी है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ख्वाब क्यों बेचते हैं आप? कभी 200 बिलियन डॉलर पाकिस्तान लाने का ख्वाब बेचते हैं, कभी 50 लाख घर बनाने का ख्वाब बेचते हैं, कभी आप कहते हैं कि जनाब बिजली वाफर होगी 7 वाले मुल्कों को दिया करेंगे हम, कभी कहते हैं कि ज़राई मुल्क है इतनी गंदम होगी कि हम एक्सपोर्ट किया करेंगे। ये ख्वाब फरोशी क्यों करते हैं सर? कोई एक ऐसी चीज़ जो हकीकत में हो, या आवाम को हकायक क्यों नहीं बताते सर? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपने जो कहा था ना वो 50 लाख घर का और 1 करोड़ की वो थी, ये क्या कह सकते हैं, जॉब्स थी। मैं आपको बता देता हूँ, पहले 3.5 साल में जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी, 3.5 साल में पर साल 1.8 मिलियन जॉब्स पर साल निकल रही थी। तो अगर हम 5 साल पूरे कर लेते तो हम तकरीबन 90 से 96 लाख जॉब्स तो हम क्रिएट कर गए थे। 8 लाख रह जाती, बाकी हम 92 लाख तो हम कर गए थे। तो हम अपने टारगेट, और चौथे साल चूंकि अगर आप देखा जाए हमने दूसरे साल हमने 5.74 जीडीपी को टच किया, सॉरी तीसरे साल 5.74 जीडीपी को टच। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि झूठे ख्वाब फरोशों को माफी मांग लेनी चाहिए, कह देना चाहिए हमसे गलती हो गई है? मोहम्मद साहब, मैं आपको ख्वाब बता रहा हूँ। ख्वाब ये था कि मैं नौकरियां दूंगा 1 करोड़, वो 1 करोड़ नौकरी दी। ख्वाब ये था कि यहाँ पे जो वो हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हुए। ख्वाब ये था कि हम यहाँ पे बाहर से लोग लेकर आएंगे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 17 साल में, इस 2 सालों में। ये याद रखें, पिछले जब से पाकिस्तान बना है किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर 2 साल मुतवातर 6 जीडीपी को टच करना सिवाय तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में किसी ने नहीं किया। अभी इनका 5वां साल रहता था जिसमें इन लोगों ने बताना था। अगर वो अगले साल 2023 में अगर वो आ जाता तो पाकिस्तान वुड हैव टच अराउंड 6.8 6.97 जीडीपी को टच कर जाता, क्योंकि जिस लिहाज से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, जिस लिहाज से रेमिटेंसेस आ रहे थे, जिस लिहाज से एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। और जो इन लोगों ने कहा है कि जी आपका इंपोर्ट बढ़ा था 2021 में, इंपोर्ट बढ़ा था, वो मेनली जो इंपोर्ट बढ़ा था उसमें 2 चीजें बढ़ी थी। दो चीजें बढ़ी थी। एक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ था, दूसरा आपका ऑयल का बहुत बड़ा हुआ था। ऑयल को करने के लिए जो पीटीआई ने उसका वो किया था वो ये था कि हम लोगों ने
ये याद रखें, ऑयल में जो सबसे बड़ा जो 2 सेक्टर हैं जिनके अंदर ऑयल आता है, वो एक आपका है इलेक्ट्रिक वो बनाने के लिए, दूसरा आपका आ जाता है कार कंजम्पशन, जो व्हीकल है। व्हीकल में हम प्रोमोट कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल को, कि उसको प्रोमोट कर रहे थे, हमारी सारी पॉलिसी उस तरफ थी कि आप करें। आप देखें उस दौरान में सारी, अगर आप इंडिया को और पाकिस्तान को करके देखते हैं, इंडिया ने इन 4 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहां लेकर गए, पीटीआई की हुकूमत भी उसी तरफ लेकर जा रही थी। 3 फायदे होते हैं। नंबर 1, सर बात यह है कि मैंने नौकरियों की बात अभी नहीं की, लेकिन जो बातें मैंने की हैं उस पर मैं चाहूंगा आप थोड़ा तसल्ली से जवाब दें मुझे। चेयरमैन के बाद उनकी अहलिया बुशरा बीबी के सितारे भी गर्दिश में हैं। कहीं तोशा खाना से ली घड़ी जाली रसीदें जेर तफ्तीश हैं, तो कहीं उनके ऊपर जो है वो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल वो सर पे मंडला रहा है। ये बड़े ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से वो मुश्किलात में इस वक्त घिरे हुए हैं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन हम आपको बताते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का, चूँकि आप हमारे साथ रहे। सेनेटर साहब, मैंने अर्ज़ ये किया था इससे पहले, आप नौकरियों की बात कर रहे थे। चलिए नौकरियों की बात नहीं करते, अब तो वो भी आप लोगों ने वादा पूरा नहीं किया। 1 करोड़ नौकरियां बहुत होती हैं, आप उसके करीब भी नहीं गए बात अभी। लेकिन बात हो रही है घरों की, 50 लाख घरों की, रूसी तेल की, और सबसे बढ़ के जो आपने इलेक्शन से पहले कहा था 200 अरब डॉलर उसकी, वो सब किधर है सर? अब मैं आपको बता देता हूं, आप मुझे थोड़ा सा सुन लें। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो ये होती है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन आपको चीज करती है। इस दौरान में अगर मैं बाज जगहों की बात करता हूं, वहां पे स्किल्ड लेबर कम पड़ गई थी, इतनी ज्यादा जॉब्स निकली थी, स्किल्ड लेबर कम पड़ गई थी। नंबर 2, आपको इस दौरान में 2018 के बाद से लेकर 2022 के दरमियान में आप अपने देखें, आपकी हर चीज की सेल्स बढ़ गई है, आपकी गाड़ियों की सेल्स बढ़ गई है। इस वजह से कि लोग वहां पे उनके पास इतना पैसा आ गया था, वो ले रहे थे। जब हम आए थे 2018 में, तो उस वक्त 7 से 8 लाख के करीब टैक्स पेयर थे। 2021 में 3 मिलियन थे। अच्छा, ट्रैक एंड ट्रेस के लिहाज से 2022 के मार्च में जो शौकत तरीन साहब ने यह बताया था कि तकरीबन 2.5 करोड़ बंदा ऐसा है जो कि ट्रैक एंड ट्रेस के लिहाज से वो टैक्स नेट के अंदर आ सकता है। अगर हम उनको लेकर आ जाते तो आपका ट्रिलियंस में, आपका कम से कम 12 से 14 ट्रिलियन के करीब आपका रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेशन का। इस वक्त आपका जो टैक्सेशन है वो 90% या 80% जो है ना, इस वक्त एज वी स्पीक, इस दफा का जो इन लोगों ने बताया हुआ है, 2023 का जो इन्होंने बताया है, उसमें तकरीबन 90% आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अच्छा, आपने पेट्रोल की बात की है। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, ये याद रखिए कि 2020 और 21 ये 2 कोविड के ज़माने थे, उसके बावजूद उसमें 2 चीज़ें हुई थी। आपका ऑयल का जो इंपोर्ट था वो 120 या 122 डॉलर फी बैरल चला गया था, आजकल के लिहाज से 80, 85, 90 इस लिहाज से। इसके बावजूद हम लोग इससे सस्ता बेच रहे थे, 150 पे बेच रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो रही थी। आज इंटरनेशनल मार्केट में अगर 90 पे है और आप 270 या 290 का बेच रहे हैं, तो फिर कोई वजह होगी जो हम लोगों ने सस्ता रखा हुआ था ना। ये चीजें फर्क आती हैं कि हमने मार्केट के होने के बावजूद क्या था। अच्छा, उसके बाद क्या था, हमारा जो मेन वो था, वो जो आपके लोग हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करता। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बगैर छत के नहीं रहेगा। लोगों को, कितनी फैमिलीज को, मैं इसमें एक चीज मानता हूं कि इट शुड बी सब्सिडाइज, मतलब सेलेक्टिव सब्सिडी होनी चाहिए थी। लेकिन आपको 10 लाख के कोई भी पाकिस्तानी जाके इलाज कहीं से करा ले, उस लिहाज से होता था। ये एक बहुत बड़ा, कितने गरीब लोगों ने इससे फायदा, हाँ इसमें बाज मालदान लोगों ने भी फायदा उठाया जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल इट वाज वेरी वेल टेकन और कितने लोगों को इससे फायदा हुआ। तो हम लोगों ने ओवरऑल जो हम लोगों ने किया था ना, वो सोशल सेक्टर के अंदर उनको हेल्प किया था और जॉब्स के। अच्छा, जितने भी मजदूर हैं, आप जरा मजदूरों से जाके पूछें कि उनको 2019, 20, 21 कैसे कर रहा था। अगर हम लोग इन लोगों की बात मानते और हम लोग टोटल लॉकडाउन कर रहे थे, जैसे ये बिलावल भुट्टो और ये मरियम सफदर और ये सारे कह रहे थे, अगर हम इनकी बात मान लेते और अगर इमरान खान अपने विजन के लिहाज से ना जाता, पाकिस्तान ने लॉकडाउन कंप्लीट करना था, तबाह हो जाना था।
हम लोग बार बार बताते थे कि वो लंदन में फलानी स्टडी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर 27 लाख बंदा मरेगा, दिन के लिहाज से मरेगा, 1 करोड़ बंदा मरेगा। लेकिन पाकिस्तान ने कि जो जिस लिहाज से वो एक लेकर के बेस्ट चीज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मैनेजमेंट रही कोविड के दौरान में। भाईजान, ये होती है स्टेटमेंटशिप। सजा हमें इस बात की मिली है कि हम लोग वाहिद लोग थे जो गरीबों का सोच रहे थे, हम लोग वाहिद लोग थे जो गरीबों के लिए कर रहे थे। ये जो मेगा प्रोजेक्ट थे हम नहीं कर रहे थे, हम मेगा प्रोजेक्ट इसलिए नहीं कर रहे थे कि हम लोग किक बैक्स नहीं लेते हैं। इनको मेगा प्रोजेक्ट्स का इसलिए फायदा है कि ये लोग किक बैक्स लेते हैं। ये इन्होंने कभी एवन फील्ड का नहीं बताया, तो वन हाइड पार्क का ये कहां से बताएंगे? वो तो ठीक है। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम निकाला। प्रोग्राम खत्म होना चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।